का पुनः अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इस सिंचाई के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। सिंचाई के बारे में हम पढ़ चुके थे। कृषि की पद्धतियां, जो सिंचाई के पारंपरिक स्रोत, आधुनिक स्रोत, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। ये वाला प्रोसेस हमने पूरा पढ़ लिया था। अगर आप नहीं पढ़ा हो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ये खरपतवारनाशी भी पढ़ लिए थे अपन, खरपतवारनाशी भी पढ़ लिया था। तो अभी हमें पढ़ना है कटाई। क्या पढ़ना है? कटाई। क्या पढ़ना है? कटाई। तो देखो कटाई क्या होती है। कटाई क्या होती है? कटाई ये फसल काटने का सबसे अंतिम चरण है। फसल काटने का जो सबसे अंतिम चरण है वो क्या है? कटाई है। फसल की कटाई महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की कटाई एक क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। और फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। जब फसल पूरी पक गई है और पकने के बाद उसे काटना क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। और कटाई के दौरान यह तो पौधे खींच कर, यहाँ तो क्या कटाई के दौरान क्या करते हैं? यहाँ तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं, यहाँ अथवा क्या करते हैं, उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। और एक अनाज फसल को पकने में कम से कम 3 से 4 महीनों का समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 से 4 महीनों का समय लगता है। हमारे देश में दर्राती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया। ये दर्राती है और इसके द्वारा हमारे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर या हमारे देश के अंदर कटाई का कार्य किया जाता है। लेकिन वर्तमान में, अभी वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिनको बोलते हैं हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। और काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। और ये भी एक मशीन के द्वारा कार्य किए जाते हैं जिनको बोलते हैं कार्बाइन। क्या बोलते हैं? कार्बाइन मशीन के द्वारा कार्य किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर एवं थ्रेशर की संयुक्त रूप होता है। जो वास्तव में एक हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, छोटे खेत जिनके खेत मान लो 1 बीघा है, किसी के 2, किसी के 3 और किसी के 4, ये छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं? उनको फटक करके भूसे से दानों को अलग करते हैं। ये मशीन है कार्बाइन मशीन, जो सामान्यतः ये कौन सी मशीन है? कार्बाइन। कौन सी मशीन है? कार्बाइन मशीन है। कौन सी है? कार्बाइन मशीन है, जो सामान्यतः किसका संयुक्त रूप से? हार्वेस्टर और थ्रेसिंग मशीन का संयुक्त रूप है। वो कौन है? कार्बाइन। कौन है? कार्बाइन। देखो कंबाइन या कार्बाइन। कटाई के बाद कभी कभी तो तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। और पहली इस टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है और वह जानती हैं कि इससे प्रदूषण होता है और इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का क्या रहता है? जो खेत के अंदर जो फसल पड़ी रहती है उसके अंदर क्या रहता है? आग लगने का क्या रहता है? खतरा रहता है। फटक कर या विबोइंग से क्या करते हैं? अलग करते हैं। और इस विषय में कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियो देख सकते हैं। ये एक प्रकार की मशीन होती है जिनको विबोइंग या फटकने वाली मशीन, फटकने वाली मशीन, जो सामान्यतः यूज करते हैं छोटे खेत वाले किसान। जिनके खेत होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे। और जिनके खेत छोटे होते हैं वो सामान्यतः इस मशीन का यूज करते हैं। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं
भंडारण की। किसकी बात करते हैं? भंडारण की। सर्वप्रथम अपन ने खेत में जुताई की, जुताई के बाद अपन ने बुआई की, बुआई के बाद मिट्टी को तैयार वगैरह ये सारे प्रोसेस करते हुए हम अंतिम चरण में पहुंचते हैं जिनको बोलते हैं भंडारण। क्या कहते हैं? भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य, उत्पादन होता है उसका भंडारण जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है। और यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से क्या रखना होगा? सुरक्षित। अगर आप दाने जो होते हैं ना, जो भी फसल हुई है उसके जो दाने होते हैं उनको आप लंबे समय तक यदि आप क्या रखना चाहते हो? सुरक्षित रखना चाहते हो। क्या रखना चाहते हो? सुरक्षित रखना चाहते हो। तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो उनको इससे बचाना पड़ेगा, नमी से, कीट और चूहों और सूक्ष्म जीवों से क्या रखना पड़ेगा? सुरक्षित। तभी आप लंबे समय तक उनको रख पाओगे। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताज़ी फसल होती है, जो फसल ताज़ी होती है उसके अंदर नमी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और यदि फसल के दानों और बीजों को सुखाए बिना ही भंडारित किया जाए तो वो खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। सुखाना क्या है? आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में क्या आ जाए? कमी आ जाए और इससे उनकी पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है और किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरियां होती हैं, इनको बोलते हैं बोरी, वो बनी होती है जूट, किसकी बनी होती है? और धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। परंतु बीज का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो, अगर बीजों का बड़े पैमाने पर आप क्या कर रहे हो? भंडारण कर रहे हो तो उसको बोलते हैं साइलो। क्या बोलते हैं? साइलो बोलते हैं। और भंडारण गृहों के अंदर किया जाता है। भंडारण गृहों के अंदर किया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े भंडार गृह बने होते हैं और उनके अंदर इनको भंडारित किया जाता है। जिससे मैं अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीचे सूखी पत्तियां रखते हैं। देखे मुझे आश्चर्य हुआ क्यों? आश्चर्य इसको क्यों हुआ? तो आइए जानते हैं। पीड़कों जैसे सूए, कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। और नीम की सूखी पत्तियों, ये जो आगे जो इस लड़की ने जो ये प्रश्न किया था ना, आगे उसका उत्तर ये रहा। ये ध्यान से यहाँ से पढ़ना, ये वाला, ये क्या है? नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। और बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक का क्या करते हैं? उपचार भी किया जाता है। देखो ये भंडार गृह है, ये वाला देख लो। अनाज भंडार हेतु साइकिलों, ये बड़े बड़े साइकिलों बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये बड़े बड़े बने होते। जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है F, ये लिखा हुआ G, दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार वापस कर लेता हूँ सही। ये देख लो, ये बने हुए ना, ये वाले CI, ये वाले। तो ये बड़े बड़े क्या होते हैं? जिनको बोलते हैं साइकिलो। क्या बोलते हैं? साइकिलो बोलते हैं। और यही जो साइकिलो होते हैं वो क्या करते हैं? अनाज का क्या करते हैं? भंडारण। क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। इस तरह से देखो, ये बोरियां होती है, ये वाली बोरियां आपने गोदाम के अंदर देखी होगी, अपने घर दुकान भी होगी किसी के, तो मान लो दुकान भी होगी बोरी। और बोरी सामान्यतः किसकी बनी होती है? जूट की। किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती है। जंतुओं से
भोजन। अब देखो कुछ जंतु होते हैं, उनसे भोजन क्या प्राप्त होता है, उन जंतुओं से भोजन क्या प्राप्त होता है। अब भोजन प्राप्त क्या होता है तो वो जानना है हमें। तो देखो ये हम कैसे जानते हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका लेनी है और उसके अंदर क्या करनी है, ये तालिका बनानी है और फिर इसको पूरी करनी है। जैसे खाद्य पदार्थ के अंदर पहले दूध दिया हुआ है, दूध कौन देती है, गाय भैंस बकरी ऊँटनी, इनका हम दूध पीते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जंतु होते हैं, उनका हम दूध पीते हैं। फिर और लिखना है, खाद्य पदार्थ लिखना है और उसके स्रोत लिखने हैं, लेकिन वो लिखने किससे, जंतुओं से। किससे लिखने हैं, जंतुओं से। किससे, जंतुओं से लिखने हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। अब देखो अभी तक तो अपन ने क्या देखा कि पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। लेकिन अभी हमने आगे ये भी देखा है कि पौधों के साथ साथ में जो जंतु भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपन को खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो लोग समुद्र के तटीय क्षेत्रों के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, मछली का अधिक उपयोग करते हैं। और पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। और हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण अपने देखे थे, बुआई वगैरह सब देखे थे, बुआई सिंचाई निराई गुड़ाई सब देखे। वो किस प्रकार से ये पूरे जो होंगे वो पूरे क्या होते हैं, चरण। क्या होते हैं, चरण। अब चरण होते किसके हैं, वो चरण होते हैं कृषि के, खेती करने के, फसल के उत्पादन के मुख्य वो चरण हैं। बीज का चयन करना, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को भी उचित भोजन, आवास और देखभाल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है और हमें मछली के कॉड लीवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। मछली से एक तेल मिलता है जिनको क्या बोलते हैं, कॉड लीवर तेल। कॉड लीवर तेल, कॉड लीवर तेल कहाँ से मिलता है, मछली से। 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 और इसके अंदर पाया जाने वाला क्या है, विटामिन डी। कौन पाया जाता है इसमें, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। देखो आगे कुछ ये शब्दावली आई है, प्रमुख शब्द है, जानते हैं शब्द क्या है। देखो पहला कृषि की पद्धतियाँ जो हमने पढ़ रखी है। पशुपालन क्या होता है अभी हमने परिभाषा पढ़ी। फसल की परिभाषा अपन ने पढ़ी। उर्वरक, भंडारण, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइक्लो, बुआई, भंडारण। ध्यान रखना ये जो साइक्लो होते हैं ना, ये जो फसल होती है उनके जो बीज होते हैं उन बीजों का क्या करते हैं, भंडारण। क्या करते हैं, भंडारण करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, साइक्लो। बुआई है, थ्रेसिंग है, खरपतवार है और खरपतवारनाशी है और फटकना। इन सभी की आपको क्या लिखनी है, परिभाषा। क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, परिभाषा आपको अपनी मेन कॉपी के अंदर लिखना है। आई बात समझ में, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब देखो कुछ परिभाषाएं हैं वो अपन देख लेते हैं। आपने क्या सीखा अभी तक हमने पढ़ा, उसके अंदर आपने क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, तो वो हम इसमें जानते हैं कि आपने क्या सीखा। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं।
किसी निश्चित स्थान के ऊपर एक ही पौधे अगर उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल। जो भी इन शब्दावली में थी परिभाषा लिख सकते हो। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, खरीफ और रबी की फसलें। एक और होती है जायद की, जो इसके अंदर शामिल नहीं है। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है और इस कार्य के लिए हल एवं पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीज उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। अगर आप बीज बो रहे हो तो उन बीजों के अंदर, अगर आप अच्छी उपज चाहते हो तो उन बीजों के अंदर निश्चित दूरी अंतराल होना अनिवार्य है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके उसके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है और सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति हेतु पूर्ति की आवश्यकता होती है। पूर्ति की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पोषकों की कमी होगी तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? पूर्ति होगी और उसकी क्या होगी? आवश्यकता होगी, जिससे खाद, बीज और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। और फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत तीव्र गति से बढ़ गया है और उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। निराई में अवांछित एवं बिना उगे पौधों को हटाया जाता है और उन्हें खरपतवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। जो फसल हुई है उसके फसल जो अंकुरित हुई है उसके साथ में जो अनावश्यक पौधे अंकुरित हुए हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खरपतवार कहलाती है। कटाई का अर्थ होता है पकी हुई फसल को हाथों से या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है और पशुओं को पाल कर खाद्य पदार्थ प्राप्त करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गए आगे ये वाले। पहला प्रश्न में एक पढ़ लेता हूँ, बाकी प्रश्नों के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। उचित शब्द साठ का रिक्त स्थान की क्या कीजिए? पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में जो पौधे उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फसल। उन्हें क्या कहते हैं? फसल। याद रखना। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या कहते हैं? प्रथम चरण को क्या कहते हैं? तैयारी। प्रथम चरण को क्या कहते हैं? तैयारी होती है। मिट्टी की तैयारी या मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, ये प्रथम चरण होता है। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। ये कक्षा 8 का है और आप पढ़ो और इस वीडियो को आगे शेयर करो। धन्यवाद।